अब हम लोग देखते हैं भूमंडलीकरण और पारित तंत्र का बड़ी मात्रा में विघटन। तो देखिए कि 1990 से 2000 के दशक की बात है, तो वहाँ पर 0.50% प्रति वर्ष की दर से 92 लाख हेक्टेयर उष्णकटिबंधीय घास जो है उसका निर्वनीकरण हो गया। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह क्षेत्र कम से कम एक पुर्तगाल के आकार के बराबर का क्षेत्र था। उसी तरह कोरल रीफ विरंजन प्रदूषण और विनाशकारी मत्स्य ग्रहण से ये समाप्त हो जा रही है। एल नीनो का आपने नाम सुना होगा। 1998 में विश्वव्यापी ब्लीचिंग की घटना आई, उसके कारण 16% प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचा और इसमें आधे तो सुधार योग्य ही नहीं रह गए और 32% को अगले 30 वर्षों में संकटग्रस्त माना गया और कहा जा रहा है कि 11% तो नष्ट हो गए। और कुल मछली आबादी का 3/4 का दोहन उनकी टिकाऊ क्षमता को अधिक करता है। और कुल मत्स्य क्षेत्र का जो पैदावार होता है वह घट गया और कुछ मत्स्य क्षेत्र जहाँ की विशेष मत्स्य हुआ करता था, जैसे पश्चिमी स्नेह मीन, यह तो पूरी तरह समाप्त ही हो गया। और कई प्रकार के इस परितंत्रिक संरचना में परिवर्तन आया। परभक्षी मछली समाप्त हो गया और महासागर का जो तल था यह लगभग 1.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर महासागरीय जलपोतों से खराब किया गया है। जलपोत चलती है तो उससे भी महासागर का तलीय क्षेत्र खराब होता है, क्योंकि तल के अंदर जितने भी जीव जंतु प्रजाति रहते हैं उसको नुकसान होता है, उसकी समाप्ति हो जाती है, दीर्घकाल तक के लिए वो समाप्त हो जाता है। और इस परिस्थिति में असंतुलन लाने के लिए, इसका क्षरण करने के लिए, पर्यावरण का क्षरण करने के लिए एक समय तो ऐसा आया कि इसके जिम्मेवार गरीबों को ठहरा दिया गया, गरीबी को ठहरा दिया गया कि ये लोग लट्ठा बनाता है, गोबर से जो है गोईठा जैसे बनता है उसका, या पशु फार्म का काम करता है, इससे नुकसान पहुंचता है पर्यावरण को। लेकिन बाद में, या जैसे कि ये लोग लकड़ी काटते हैं जंगल जाकर, तो ये सब पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन दीर्घकालिक तौर पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला, नहीं ये उत्तरदायी हैं, लेकिन इस मात्र अंश मात्रा है और ज़्यादातर पर्यावरण प्रदूषण के लिए ये गरीब लोग जिम्मेवार नहीं हैं। और ऐसा इसलिए कि अब देखा गया कि अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है अपनी आजीविका के लिए आश्रित समुदाय की गरीबी ये लोग बढ़ाए, और इन्हें कोई लोभ नहीं है, बल्कि ये तो अपना साधारण जीवन यापन करते हैं। लोभ तो तब हो जाता है जब जैसे कि मछली संसाधन है उसका दोहन होने लगता है, तो फिर वहाँ पर ऐसी स्थिति होती है कि लाखों मछुआरों का आजीविका ही नष्ट हो जाता है। और न केवल आजीविका नष्ट होता है बल्कि तटीय परितंत्र की जो स्थिति होती है वह विघटित हो जाती है। और यह पर्यावरण का विश्वव्यापी विघटन जो होता है यह कई प्रकार के विभिन्न तरह के हानिकारक तरीक़ों से होता है। और यह जलवायु परिवर्तन और परितंत्र काफ़ी अस्पष्ट जैसे दिखने लगते हैं। और हम ये जानते हैं कि जैव विविधता की क्षति होती है। जैव विविधता में इसके जो सम्मिलित होते हैं, आनुवांशिक होते हैं, जैव भौतिक होते हैं, पारिस्थितिकीय सूचना हबी, कृषि औषधीय, रासायनिक सामग्री और जो सूचना उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये सब समाप्त हो सकते हैं। और देखा जा रहा है भी कि जीन बैंक संग्रह जो होता है, जैसे कि चावल, मक्का, sorghum, बाजरा, मटर आदि का, इसमें आनुवांशिक विविधता जंगली संबंधी विद्यमान है। और कहा जा रहा है कि लगभग 85% की क्षति इन फसलों की उन्नत किस्मों के विकास पर दबाव हो सकता है। आप देखते हैं कि आज फसल के उत्पादन पर दबाव दिया जा रहा है, उसमें कई तरह के कीटनाशक का और प्रसंस्कृत तरीके से उसका बीज तैयार किया जा रहा है। ऐसे में उसका जो मौलिक अनुवांशिक तत्व था वो कहीं न कहीं समाप्त होती जा रही है। यह समझने वाली बात है कि पर्यावरण संबंधी जो चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रही है, जैव विविधता की बात होती है, इसके लिए न्यूनीकरण हो, मात्रा में हो, और इसके संदर्भ में नियम विधि बनाने की आवश्यकता में सिर्फ किसी एक देश के सहयोग से नहीं होगा, बल्कि विश्वव्यापी स्तर पर यहाँ पर सहयोग अपेक्षित जान पड़ता है। और विश्वव्यापी करार जो हो रहे हैं प्रभावकारी तो हैं, लेकिन जहाँ
लागत अपेक्षाकृत कम लगता है, वहाँ लाभ कौन कमाता है? तो जो विकसित देश होते हैं, जो समृद्धशाली देश होते हैं, वे ज़्यादा लाभ कमा लेते हैं। और तो इस देशों शेष देशों को क्षणिक रूप से भले लगता है कि हमें लाभ हो रहा है, लेकिन यह अंततः नुकसान की अवस्था में रहता है। विशेष रूप से जो हम यह कह सकते हैं, विकसित और शक्तिशाली देश लाभ की स्थिति में होते हैं, और विश्वव्यापी पर्यावरण की जो संबंधी जो समस्या हो रही है, इसके संदर्भ में हम सभी राष्ट्रों को इस पर मंथन करने की आवश्यकता है।